guys, welcome back to Kanun Shala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we are back with a new video. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं about the one of the important topic that is the French Revolution, and this will be helpful for your various classes also and for your various examinations also. So before discussing this, if you haven't watched our video of invade of Europeans in India, so go in the playlist and check our videos जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं. एंड ऑल्सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. गिविंग यू द शॉर्ट इंट्रोडक्शन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? सो बेसिकली ये 1774 से स्टार्ट होता है, जहाँ पे लुइस 16 जो थे वो एट द एज ऑफ 20 बने थे द किंग ऑफ फ्रांस. तो फ्रांस के किंग बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे हुए थे. तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा छोटी एज होने के बावजूद एंड एट द एज ऑफ 20 ओनली ही वॉज गॉट मैरिड. उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स हुए एंड इनकी एज इतनी डेवलप नहीं थी. तो ये जब क्राइसिस से इजीली हैंडल नहीं कर पाए एंड जो कंट्री की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इकोनॉमी थी, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी. बेसिकली इन्होंने डेट दे रखा था अमेरिका को एज अ लोन, जिसमें अमेरिका ने इंडिपेंडेंस लिया था फ्रॉम द यूएसए. सो बेसिकली जो अमेरिका को इन्होंने हेल्प की थी वो इनको इन रिटर्न नहीं मिली, इनको अपना लोन अमाउंट वापस नहीं मिला. तो जिनसे इन्होंने लोन अरेंज किया था अमेरिका को देने के लिए, वो सबके सब लोग इनसे पैसे मांग रहे थे. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऑल्सो जिसकी वजह से इनको ये पूरा अमाउंट करना पड़ा अरेंज फ्रॉम द टैक्स, जिसकी वजह से इन्होंने अपना टैक्स इंक्रीज कर दिया था इन द कंट्री. एंड कंट्री के लोगों में भी 3 डिविजन्स थे, दैट इज फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट, जो कि हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे ये कौन पीपल थे. तो बेसिकली यहाँ पे जो फार्मर्स, जो पीजेंट्स लोग थे, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे इन दिस रीजन, जिसमें कि इनको हाई टैक्स पे करना पड़ रहा था. एंड वही लोग थे जिन्होंने ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था. उसी की वजह से जो हमारे लुइस 16 थे उनको डेथ सेंटेंस भी हुआ था. उसी की वजह से यहाँ पे नेपोलियन का भी एम्परर स्टार्ट हुआ था. तो ये पूरी एक सीरीज़ है जो कि आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, कैसे किंग को डेथ सेंटेंस हुआ था एंड कैसे नेपोलियन का एम्परर स्टार्ट हुआ था एंड आफ्टर इन 18 इनको जाके वाटरलू में डिफीट कर दिया गया था. तो ये पूरा की पूरा आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द प्रेजेंटेशन. Before moving forward, just like the video, hit the bell icon, also hit the subscribe button and the bell icon so you can get the notification as soon as our video is posted. So let's move forward to the video. So guys, now let's start with the video. अब हम देखने वाले हैं about the French Revolution. तो French Revolution start कैसे होता है एंड उसके पीछे मेन रीजन क्या था, पहले हम ये देख लेते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं कि उस टाइम के जो फ्रांस के जो किंग थे वो कौन थे. तो वो थे लुइस किंग 16. ये कौन थे? ये किंग थे कहाँ के? फ्रांस के उस टाइम पे. एंड इनकी डायनेस्टी थी, बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे. एंड ये इनको थ्रोन मिला था अपना 1774 में, मतलब 1774 में इनको एज अ किंग बनाया गया था. अब इनकी शादी काफी जल्दी कर दी गई थी. सो एट द एज ऑफ 20 इनकी शादी कर दी गई थी. एंड जो इनकी वाइफ थी वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, मैरी एंटोनेट. ठीक है. तो एट द वेरी यंग एज ही वॉज मैरिड. अब जब इनको असेंट किया गया था थ्रोन, मतलब इनको दिया गया था इनके एंसेस्टर से थ्रोन, तो उस टाइम पे फ्रांस जो था वो काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में चल रहा था, जिसकी वजह से आगे जितना भी रिवॉल्यूशन हुआ वो इसकी वजह से हुआ था. तो बेसिकली मेन प्रॉब्लम यहाँ पे यही थी कि ये जो किंग थे ये काफी अंडर एज थे, मीन्स सिर्फ 20 ईयर्स के थे. एंड इस टाइम ये इनफ मेच्योर्ड नहीं थे कि ये वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशंस को संभाल सके. तो बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन कॉज यहाँ से स्टार्ट होता है. अब कंडीशन क्या थी? तो बेसिकली जब फ्रांस के किंग बने थे लुइस 16, तो उस टाइम पे जो फ्रांस था
उसके पहले क्या हुआ था कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए काफी सारा डेप्थ दे रखा था फ्रांस ने, किसको, अमेरिका को, इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो बेसिकली अमेरिका के काफी सारे ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे कैप्चर्ड हो रखा था किसी अदर कंट्रीज के थ्रू। तो बेसिकली उनको डेप्थ इंडिपेंडेंट करने के लिए अमेरिका को डेप्थ दिया गया था, फ्रांस ने डेप्थ दिया था। फिर उसके बाद होता क्या है, जब जो किंग की शादी हुई थी तो जो प्रिंसेस आई थी उनके काफी हाईफाई स्टाइल ऑफ लिविंग थी, उनके काफी शौक थे। एंड जो भी अपनी उनकी जो बिल्डिंग्स होती थी, जो भी उनके गवर्नमेंट प्लेसेस होते थे, या जो भी चीजें होती थी वो काफी अच्छे से रखते थे। तो बेसिकली उनके एक्सपेंसेस जो थे वो काफी ज्यादा थे। एंड तो ये एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, ऑलरेडी अमेरिका को डेब्ट दे रखा था। तो बेसिकली यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो काफी ज्यादा अनस्टेबल थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो टैक्स का अमाउंट था वो बढ़ा दिया। क्योंकि जो उन्होंने लोन दे रखा था अमेरिका को, एंड जिन लोगों से लोन दे के दे रखा था, ये अपने ओन कंट्री के लोगों से या फिर अपने खुद के गवर्नमेंट चीजों से उन्होंने जो लोन दे रखा था अमेरिका को, अब वो लोग तो पैसा उनसे मांगेंगे जिन लोगों से लोन दे के दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा था। अब उन लोगों को पैसा वापस करने के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे टैक्स अमाउंट को बढ़ा दिया, कि जो भी टैक्स का अमाउंट आएगा वो हम उन लोगों को वापस कर देंगे धीरे धीरे करके। तो बेसिकली वो पैसों से बचने के लिए इन्होंने यहाँ पे अपना टैक्स अमाउंट को बढ़ा दिया। तो ये कंडीशंस चल रही थी जब लुइस 16 वहां के किंग बने थे तब। अब पहले होता क्या था, एक ओल्ड रिजाइम का सिस्टम चलता था। अब ये ओल्ड रिजाइम क्या होता है, बेसिकली ये उस टाइम का था जब जिस टाइम किंग बने थे लुइस 16 हमारे, दैट इज 1774 के टाइम की बात है। उस टाइम पे जो स्टेट होती थी वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रखी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। अब बेसिकली फर्स्ट स्टेट में कौन आता था, द क्लर्की लोग। क्लर्की लोग कौन, जो लोग चर्च के मेन हेड्स होते थे, मेन हेड्स होते थे, बिशॉप्स होते थे, एंड जो वहाँ के फादर होते थे जो बेसिकली चर्च को हैंडल करते थे, या चर्च के जो मेन हेड होते थे, वो सब द क्लर्जी में आते थे। तो बेसिकली इनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। एंड जो बाकी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हो, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो टैक्स देते थे इन द क्लर्की लोग को। तो इनको तो फायदा ही फायदा था, ये उस टाइम हेड माने जाते थे। एंड इनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, ऑल्सो इनको हेड पोजीशन मिल रही थी। ठीक है, एंड उस टाइम पे चर्च की देखभाल भी करते थे, वहां के हेड होते थे, बिशॉप्स होते थे। एंड जो भी टैक्स था वो इनके पास आया करता था, एंड इनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। अब जो सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो थे द नोबिलिटी लोग। द नोबिलिटी लोग वो होते थे जो किंग की क्लोज फैमिली के लोग होते थे, जैसे कि उनके भाई बहन वगैरह, या फिर जो भी उनकी क्लोज फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, वो द नोबिलिटी लोग में आते थे। तो इनको भी टैक्स मिलता था, एंड इनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। बाकी के जितने भी लोग थे वो सब इनको टैक्स देते थे। तो बेसिकली ये डिवाइड कर रखा था ग्रुपिज्म में, फर्स्ट एस्टेट के लोग, सेकंड एस्टेट के लोग एंड थर्ड एस्टेट के लोग। अब थर्ड एस्टेट के लोग कौन आते थे, जो बाकी के जितने भी बचे हुए हैं वो लोग। थर्ड एस्टेट के लोग में आपके बिजनेसमैन भी आते थे, आपके डॉक्टर्स, लॉयर्स, चाहे वो कोई भी ऑक्यूपेशन हो, प्लम्बर हो, एंड मोस्टली द पीजेंट्स, इसमें 90% पीजेंट्स लोग होते थे जो कि द थर्ड एस्टेट के इसमें आते थे। अब इनको टैक्स पे करना पड़ता था। अब क्योंकि हमने इसके पहले वाली स्लाइड में देखा था कि जब जो किंग था उनको लोन अमाउंट जिसका भी था उसको रीपे करना पड़ रहा था, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, अपना टैक्स रेट को हाई करा। अब जो टैक्स रेट उन्होंने जो हाई करा था वो बेसिकली थर्ड एस्टेट पार्टी को फुलफिल करना पड़ रहा था, क्योंकि जो थर्ड एस्टेट पार्टी है उनको टैक्स पे करना पड़ता था। तो जो भी अमाउंट किंग बढ़ाते थे वो डायरेक्टली थर्ड एस्टेट के लोगों को पे करना पड़ता था, क्योंकि सेकंड एस्टेट को कुछ भी पे नहीं करना, एंड फर्स्ट एस्टेट के लोगों को भी कुछ नहीं पे करना पड़ता था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी थर्ड एस्टेट के पीपल्स को। अब हम यहाँ कुछ देखते हैं कि करेंसी क्या थी उस टाइम पे। तो लिवरे जो थी वो फ्रांस की करेंसी थी, लेकिन 1794 के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन जिस टाइम किंग थे 1774 में, उस टाइम पे ये लिवरे ही वहां की करेंसी थी। तिथे क्या था,
a tax levied by a church comprising 1/10 of the agriculture produce। ठीक है। तो जो मैंने आपको फर्स्ट एस्टेट में बताया था कि जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस, जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, ये लोग क्या करते थे, जो भी थे बिशॉप्स लोग थे, फादर्स लोग थे, जितने भी लोग थे, ये लोग टैक्स लेते थे। तो बेसिकली यहाँ पे ये दे रखा है कि जितना भी, जो थर्ड एस्टेट में जो पीजेंट्स लोग होते, फार्मर्स लोग जो होते, वो जितना भी अपना प्रोड्यूस निकालते थे, उसका 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहाँ जाता था? चर्च पे। ठीक है। मतलब टैक्स के साथ साथ ये भी। टेली क्या होता था? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, जो मैंने आपको बात की यहाँ पे सेकंड स्टेट में। यहाँ पे जो किंग से रिलेटेड जितने भी लोग थे, तो बेसिकली दो टैक्सेस जाते थे। पहला मारा जाता था यहाँ पे, जो कि चर्च के पास, एंड दूसरा मारा जाता था स्टेट के पास। वो कौन है? जो भी किंग के क्लोज वंस है, उनके पास है। किंग के पास जा रहा है, बेसिकली वो डायरेक्टली स्टेट के पास जा रहा है। तो यहाँ पे दो पर्सन्स के पास टैक्स जा रहा था, लेकिन पे करने वाली पार्टी कौन थी? एक ही थी, दैट इज थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट में सारे नॉर्मल पीपल या अभी कैन से वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या फिर जो हमारे होते हैं, हम उनको मिडिल क्लास पीपल, ये सब थर्ड एस्टेट में आते थे। तो इनको टिथे एंड टेले पे करना पड़ता था। बेसिकली दीज वर टू टैक्सेस एट दैट टाइम। अब ये था ओल्ड रजाइम का सिस्टम। अब बेसिकली स्ट्रगल क्या था सरवाइव करने के लिए? तो बेसिकली इसके बाद होता क्या है, जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, तो वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। एंड काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही, तो कुछ लोग तो अदर अदर कंट्रीज में भी गए। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि यूरोपियंस आए थे इंडिया में। ठीक है। तो उन्होंने इंडिया पे कब्जा करने की कोशिश की थी। उसमें फ्रेंच भी थे, फ्रांस के लोग भी थे। तो कुछ लोगों ने तो कोशिश की कि हम दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेट करें, वहां पे जाके रहें। लेकिन जो नहीं जा पाए वो सब यही थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। 23 मिलियन थी 1715 में, एंड 28 मिलियन हो गई 1789 में। तो बेसिकली काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। ठीक है। फिर उसके बाद, अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ फूड भी कम होगा। क्योंकि जब टैक्स इतना ज्यादा हाई पे कर रहे हैं लोग बाग, चीजें महंगी हो रही हैं, तो चीजें खरीदेंगे तो वो भी ऑफ लेस कॉस्ट आएंगी। एंड फिर उसके बाद क्या होता था कि कुछ ड्रॉट प्रॉब्लम हो गई, फ्लड प्रॉब्लम हो गई, जिसके लिए जो फूड की जो प्रॉब्लम्स होती थी, वो काफी स्कैर्सिटी हो गई थी। लाइक फूड प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो रहा था, एंड बहुत ज्यादा फूड फाइंड करने में दिक्कत हो रही थी लोगों को। फूड स्कैर्सिटी हो गई थी बेसिकली, क्योंकि कोई भी नेचुरल फिनोमिनन हो रहा था, उससे उनकी खेती खत्म हो रही थी। एंड ऑल्सो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तो खाना ज्यादा चाहिए हो रहा था। टैक्स ज्यादा था, तो मिडिल क्लास पीपल्स, लोअर पीपल्स तो खरीद ही नहीं पाते थे। फूड ग्रेन्स प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाते थे। अब बेसिकली अगर खाना महंगा हो रहा, एंड हमारी सेम वेजेस है, सेम इनकम है, लेकिन खाना महंगा हो रहा है, तो हम उस सेम वेजेस में, हम अपनी सेम इनकम में सेम अमाउंट ऑफ फूड तो नहीं एफर्ट कर सकते ना, मतलब हम कम ही कर पाएंगे। तो बेसिकली लोग, जब खाना कम होता था तो वो बहुत महंगा भी बिकता था, तो वो बहुत कम लोग अफोर्ड कर पा रहे थे। तो काफी ज्यादा फूड क्राइसिस भी हुए थे इस टाइम पे। ठीक है। एंड ये जो क्राइसिस थे, इसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो बेसिकली जितने भी फूड क्राइसिस होते हैं खाने को लेके, वो होते हैं फूड सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब वो सबसिस्टेंस क्राइसिस चाहे ग्रेट फैमाइन को लेके हो, या किसी कंट्री की इकोनॉमी को लेके हो, या किसी भी कंडीशंस में हो, तो बेसिकली सीवियर इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस में हुए थे यहाँ पे। क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंट्री डेप्थ में थी, कहीं और से खाना मंगा नहीं सकती थी। सोशल क्राइसिस क्यों? क्योंकि वहां का किंग कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड ये सब कहाँ हो रहा था? 18th सेंचुरी। क्योंकि जब हम 70s की बात करेंगे तो वो 18th सेंचुरी में ही कवर होता है, क्योंकि 80 सेंचुरी एक साल आगे चलती है, ये तो सबको पता ही होगा। अब बेसिकली कॉजेस क्या थे इस फेलियर के? तो पहली बात, क्रॉप फेलियर जो हो रहा था, सही से खेती नहीं हो पा रही थी, सही से बीज नहीं लग पा रहे थे। तो 1769 से 89 तक बेसिकली यही चला था, मीन्स इस टेन्योर में ये हो रहा था। काफी ज्यादा ड्रॉट, एकदम पूरा सूखा पड़ जाता था तो भी खेती नहीं होती थी, हो भी जाती थी तो बाढ़ों में बह जाती थी, तो भी नहीं हो पा रही थी। कोई डिसीज फैल गई, ठीक है, कोई वी कैन से वायरसेस फैल गए, कोई डिसीज फैल गई,
पेस्ट का हो गया, लाइफ स्टॉक का हो गया, ये सब भी अफेक्ट कर रहे थे उनको। तो उसकी वजह से खेती नहीं हो पा रही। इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो भी प्रैक्टिसेस होती थी, सही से खेती की चीजें नहीं हो पा रही थी। एंड लिमिटेड फूड इम्पोर्ट्स, क्योंकि ऑलरेडी कंट्री डैप में थी, फूड इम्पोर्ट भी कितना करोगे आप, बहुत लिमिटेड हो पाता, वो भी हाई कॉस्ट होता था, तो वो भी कौन, फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट के लोग ही अफोर्ड कर पा रहे थे। तो ये सारे कॉजेस थे। अब इफेक्ट्स क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हो गया, प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो गई, पॉवर्टी एंड हंगर बढ़ने लगा, भूखमरी छाने लगी, ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट्स जो थे वो बढ़ने लगे, सोशल अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है, क्योंकि खाना अवेलेबल नहीं हो पाता प्रॉपरली तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया, इकोनॉमी एकदम से रुक गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, खाना अवेलेबल नहीं हो रहा था लोगों को, एंड एक टाइप की भुखमरी टाइप की फैल चुकी थी। अब इस टाइम पे मिडिल क्लास का क्या हो रहा था, मीन्स जो मिडिल क्लास पीपल थे उन्होंने क्या सोचा, इन्होंने क्या स्टेप्स लिए, एंड इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी कुछ चेंजेस में आए। तो बेसिकली जो कुछ भी हो रहा था, द सोशल चेंजेस, द इकोनॉमिक चेंजेस, तो अब होता क्या है, जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने ओवरसी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड उससे उन्होंने कुछ अच्छा, थोड़ा बहुत वेल्थ उन्होंने कमा ली थी, ठीक है। एंड वो चाहते थे उनके जो भी बच्चे हैं वो एजुकेटेड हो एंड प्रिविलेज्ड हो बाय बर्थ, इसलिए उन्होंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया गया था। एंड अपने बच्चों को उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, एंड ऑल्सो उन्होंने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, जिससे वो काफी कुछ अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि ऑलरेडी पहले की कंडीशंस वो वहां पे देख चुके थे कि कैसी होती है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो सोसाइटी की जो फ्रीडम की बातें होती थी, जो आइडियाज होते थे, एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बिकम जॉइंट ओडी। तो बेसिकली जो भी फ्रीडम की बातें होती थी या कुछ भी होता था, तो उनको ऐसा ही लगता था कि ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, सो बेटर टू बी एजुकेटेड, क्योंकि जब कोई एजुकेट होगा तभी वो ये सब चीज एक्चुअल में लाइफ में कर पाएगा, ठीक है। ऑल्सो आइडियाज गिवन बाय फिलोसोफर्स लाइक जॉन लॉके, रोजी एंड मॉन्टेस्क्यू। तो बेसिकली होता क्या था, इन्हीं के बीच कुछ फिलोसोफर्स लोग रहते थे। फिलोसोफर्स लोग वो होते हैं जो काफी, जो प्रेजेंट सिचुएशन को देख के आगे का काफी अच्छे से सोच पाए, सोच सकते थे, वो अपनी थिंकिंग को अच्छी कर सकते थे। तो बेसिकली ये सारे आइडियाज भी इन लोगों को आते थे, एंड इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने अपने काफी सारी आइडियाज भी दिए थे, कुछ बुक्स भी लिखी थी। अब हम देखते हैं कि फिलोसोफर्स एंड उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो अगर हम जॉन लॉके की बात करें तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इन विच ही क्रिटिसाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, ठीक है। तो उन्होंने अपनी इस बुक में क्या किया था कि जो बुक थी, मींस जो डिवीज एब्सोल्यूट राइट है मोनार्क का, मतलब जो किंग का पूरा टोटल राइट है, उसको उनने क्या करा, क्रिटिसाइज किया कि पूरा वो भी नहीं होना चाहिए, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को भी। सेकेंडली जीन जैकेस रोजी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन इसमें इन्होंने ये बोला था, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इन्होंने एक टाइप की ऐसी गवर्नमेंट के बारे में बताया था जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पीपल एंड उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में। फिर उसके बाद मॉन्टेस्क्यू एक बुक लिखी थी, मीन्स मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉ। अब द स्पिरिट ऑफ द लॉ किससे रिलेटेड थी, इन्होंने एक डिवीजन ऑफ पावर बताया था बिटवीन द गवर्नमेंट, जो कि एक लेजिस्लेटिव है, द एग्जीक्यूटिव है एंड द जुडिशरी है। तो बेसिकली ये तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ चलती है, ये चलता है इंडिया में, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलती है, एंड यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर कहाँ रहता है, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द थ्री बॉडीज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो मॉन्टेस्क्यू ने भी कुछ ऐसा ही अपने बुक्स में लिखा था। फिर अब ये जो रिवॉल्यूशन चल रहा था इसका आउटब्रेक कैसे होता है, तो ये भी हम देखते हैं। अब होता क्या है कि जो लुइस 16 थे उन्होंने असेंबली को बुलाया, स्टेट्स को जनरल टू पास हिज प्रपोजल्स टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन 5 मई 1789 में।
अब उन्होंने बुलाया कि हमको जो है अपने टैक्सेस को बढ़ाना है, क्योंकि हमें अपने टैक्स पे ऑफ करना है जो हमने बाकियों से। बेसिकली उनका आइडिया यही था कि ज्यादा टैक्स बढ़ा के हम अपने टैक्स डेप फ्री हो सकते हैं हम, क्योंकि अमेरिका जो था वो डेप हमारा वापस कर नहीं रहा था। तो उन्होंने एक असेंबली बुलाई थी। ठीक है। अब जो हमने बात की थी पहले फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट के बारे में, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के थे लोग, उसमें ईच 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। एंड जो बाकी साइड, दैट इज जो थर्ड एस्टेट थी, उसमें 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है। अब जो थर्ड एस्टेट थे बेसिकली उसमें सिर्फ पीजेंट्स, आर्टिजन्स थे, एंड व्यूमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। ठीक है। तो बेसिकली इसमें एजुकेटेड लोग ही आ सकते थे, जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या फिर कोई और फील्ड के लोग। लेकिन जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, जो फार्मर्स लोग थे, व्यूमेन्स थे, इन लोगों को अलाउ ही नहीं था असेंबली में जाना। तो बेसिकली होता क्या था कि कुछ भी चीज आएगी, यहाँ पे 300 ऑलरेडी पीपल हैं, एंड वहां पे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें भी आधे लोगों को अलाउ तो हो ही नहीं रहा है। तो बेसिकली मेजोरिटी तो फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट के पीपल को ही मिलती थी, एंड जैसा वो लोग चाहते थे वो ही होता था। तो बेसिकली यहाँ पे जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनको तो कुछ फायदा होता ही नहीं था। ठीक है। So voting in the estate general in the past had been conducted according to the principle that each estate had a one vote. तो बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया कि 300 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो 300 वोट्स जाने के लिए होते थे। ठीक है। लेकिन जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्होंने बोला कि हमको इंडिविजुअली वोटिंग चाहिए, जिसमें हर एक पर्सन, चाहे वो व्यूमेन हो चाहे वो कोई भी हो, सबके पास राइट होना चाहिए वोट का, क्योंकि आधे लोग तो हमारे वैसे ही कम हो गए। ठीक है। नाउ होता क्या है, जब जो किंग थे उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो जितने भी थर्ड एस्टेट के लोग थे वो क्या, वो असेंबली हॉल के बाहर आ जाते हैं, एंड उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। तो बेसिकली यहाँ से ये पूरा स्टार्ट होता है। उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है। एंड ये बात थी 20 जून की, इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्जिलिस, वेयर दे डिक्लेयर themselves a national assembly and vote to draft a constitution for France that would limit the powers of the monarch. अब वो क्या चाहते थे कि एक नेशनल असेंबली बने एंड एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बने फ्रांस का, जिसमें जो मोनार्क है, मीन्स जो किंग है, उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया जाए, क्योंकि थर्ड एस्टेट के पीपल को वो कहीं गिनते ही नहीं थे, एंड थर्ड एस्टेट के पीपल्स पे कोई राइट ही नहीं है। ठीक है। अब इस ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो थर्ड एस्टेट के साथ एक यहाँ पे प्रीस्ट भी थे जिनका नाम था मीराबियो। ये एक नोबल एबी सीज थे, एंड ये लीड कर रहे थे थर्ड एस्टेट के पीपल को। एंड जो नेशनल असेंबली थी वॉज बिजी एट वर्सलिस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस वॉज इन ट्रबल। तो नेशनल असेंबली जो थी, ठीक है, तो वो क्या थी, वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थी। लेकिन जो थर्ड एस्टेट के पीपल थे, बाकी लोग थे, वो ट्रबल में थे, क्योंकि उन पे कुछ राइट्स ही नहीं थे। सीवियर विंटर destroy the crops, which result in increase in the prices. The baker also hoarded supplies of breads for making greater profits. अब बेसिकली उस टाइम पे काफी ज्यादा हंगर भी थी, इसलिए भी प्रोटेस्ट ज्यादा हो रहा था, क्योंकि विंटर ज्यादा थी एंड क्रॉप्स भी क्या हो रहे थे, खत्म होते जा रहे थे। एंड जो बेकर्स लोग थे, क्योंकि फ्रांस में बेसिकली ज्यादातर लोग ब्रेड्स खाते थे, तो बेसिकली जो बेकर्स लोग थे वो अपने ब्रेड्स को, लिमिटेड ब्रेड्स रखते थे, एंड वो ब्रेड्स जो रखते थे उन पे वो ये देखते कि सबसे ज्यादा पैसे कौन देगा, तो वो उसी को वो ब्रेड, जो ब्रेड्स थी वो प्रोवाइड करते थे, वरना वो नॉर्मल पीपल को नहीं करते थे। ठीक है। Now, after spending hours in a long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. अब बेसिकली होता क्या है, लोगों में इसमें गुस्सा आ गया इस चीज पे, क्योंकि भूख सबको ही है, लेकिन उस टाइम पे वही इकोनॉमी वाला सीन कि जो ज्यादा देगा उसी को वो चीज मिलती थी। तो ये चीज काफी कॉन्फ्लिक्ट में आ रही थी। अब उस टाइम पे होता गया है कि किंग ने ट्रूप्स भेजे थे पेरिस में जाने के लिए, एंड
जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, एंड जो वहां के लोग थे उन्होंने क्या फैला दिया कि किंग ने अपने लोगों को मारने के लिए ट्रूप्स भेजे हैं, अपनी सेना को भेजा है कि वो अपने ही लोगों को मार दे। एंड ये हुआ था 14 जुलाई को। ठीक है। एंड ये कहाँ पे, बेस्टल में हुआ था। नाउ ये पूरी रूमर हो गई थी फ्रॉम विलेज टू विलेज की जो भी किंग थे उन्होंने हायर कर रखी है गैंग, एंड वो हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमको मारना चाहते हैं। एंड इस वजह से पूरे जो कंट्री थी फ्रांस में उसमें हबड़ तबड़ मच चुकी थी। ठीक है। अब होता क्या है, अब जो पीजेंट्स थे तो उस टाइम पे वो काफी ज्यादा क्या डर चुके थे। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्हें लगा कि ये जो हमें मारने आ रहे हैं तो हम उससे पहले ही कुछ ना कुछ कर दें। तो उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वहां के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जला दिए कि जब हम डॉक्यूमेंट्स जला देंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमने टैक्स पे किया है या नहीं किया है ना। एंड जो बाकी के लोग थे जो नहीं लड़ पा रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो अपने घरों से भाग गए एंड दूसरी कंट्रीज में चले गए। फिर उसके बाद इतना ज्यादा प्रोटेस्ट जो चल रहा था, ये सब चीजें जो हो रही थी, तो जो लुइस 16 थे उन्होंने फाइनली जो नेशनल असेंबली थी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस का वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। एंड मोनार्क सिस्टम नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद 4 अगस्त 1789 में फ्रांस ने पास कर दिया था कि जो भी टैक्सेस हैं, फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन है, मींस ऐसे लॉ पास कर दिए थे जो कि इन चीजों को अबॉलिश करें। एंड द मेंबर ऑफ द क्लर्की वर आल्सो फोर्स टू गिव अप द प्रिविलेज। तो जो हम क्लर्की मेंबर जो हमने पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था कि वो लोग टैक्स पे नहीं करते थे, लेकिन अब उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। एक्चुअल में वो टैक्स पे भी नहीं करते थे और उनको टैक्स मिलता था, तो बेसिकली ना अब उनको टैक्स मिलेगा ना उनको टैक्स पर देना पड़ेगा। जो टिथिस था वो भी हटा दिया गया था एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। तो टिथिस जो कि 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जाता था चर्च वाले लोगों को, उसको भी चीज को अबॉलिश कर दिया गया था यहाँ पे। एंड जितने भी लैंड उन्होंने ओन करे थे वो वापस थी किसके पास आ गए थे, जो फार्मर्स थे उनके पास वो आ गए थे। अब फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुका था, यहाँ पे किंगशिप खत्म हो चुकी थी। फिर इसके बाद 1791 में इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, एंड विच मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। यहाँ पे टोटली जो मोनार्क की पावर्स थी, किंग की पावर्स थी, उनको लिमिट कर दिया गया था। एंड जो पावर्स थी उनको सबको सेपरेट सेपरेट अपना इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया था, किसी को लेजिस्लेटिव, किसी को एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क चल रहा था यहाँ पे रादर देन अ किंग मोनार्क। अब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। सो कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन। मैंस के एंड सिटीजन्स को सबको राइट्स मिले यहाँ पे, राइट टू लाइफ, राइट टू, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब मिल रहे थे टू ईच ह्यूमन बीइंग। एंड बाय बर्थ ही, जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं लोगों को बाय बर्थ, वैसे ही इन लोगों को भी मिलने लगे थे। एंड it was the duty of the state to protect each individual's natural rights। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। जैसे ब्रोकन चेन जो था वो साइन था, द स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, कि ये फ्री हो चुके हैं। बंडल ऑफ फ्रूट्स एंड फेसेस का था जो कि स्ट्रेंथ शो करता है, दैट इज स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। एक आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, ये बताता है द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। स्कैप्टर जो था वो सिंबल ऑफ रॉयल पावर था। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, मतलब एक स्नेक अपनी पूंछ को काट रहा है एंड एक रिंग के शेप में जो था, ये सिंबल ऑफ इटर्निटी था। रेड फ्री किंग कैप जो था वो कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, मतलब जो स्लेव्स पे जो अत्याचार हो रहे थे अब स्लेव्स भी क्या हो चुके हैं, फ्री, तो वो ये इंडिकेट कर रहा था। एंड ब्लू व्हाइट एंड रेड जो था वो नेशनल कलर ऑफ फ्रांस बन चुके थे। अब जो विंग्ड वुमेन थी वो पर्सोनिफिकेशन कर रही थी ऑफ द लॉ, एंड द लॉ टैबलेट, दैट इज द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, जैसे हमारे इंडिया में है दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ऐसे ही एक लॉ टैबलेट बनाई गई थी। अब
जो फ्रांस था उन्होंने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया था, एक रिपब्लिक कंट्री बन चुकी थी। लुइस 16 ने भी इसको साइन कर दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक सीक्रेट नेगोशिएशन कर रखा था विद द किंग ऑफ प्रूशिया। ना रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द developments in France and made plans to send troops to stop the revolutionary events taking place। तो बेसिकली जो लुइस 16 थे, उनके दिमाग में ये था कि मैं अपने कंट्री के, मतलब वो कुछ ना कुछ करके बाकी कंट्रीज से कुछ ना कुछ निगोशिएशंस करके ट्रीटीज कर रहे थे किसी और पे हमला करने के लिए। लेकिन होता क्या है, जो नेबरिंग कंट्रीज थी उन्होंने, उनकी ही ट्रूप्स ने किस पे, फ्रांस पे हमला कर दिया। एंड बिफोर दिस हैपेंड, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर इट एंड द रूलिंग टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर करने के लिए उन्होंने बोल दिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स ज्वाइन द आर्मी फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। ठीक है, अब जो राजा जो थे, जो कोशिश कर रहे थे लुइस 16 नेबरिंग कंट्री से कि हम उनको पटा के किसी और पे अटैक करेंगे, उसके पहले नेशनल असेंबली ने वोट कर दिया था कि फ्रांस अटैक करेगा प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, एंड फिर इसके बाद ये ऑल ओवर द यूरोप ऐसे ये होने लगी। इसी टाइम पे पैट्रियोटिक सॉन्ग जो कि मर्सिलीज है, ये कंपोज किया गया था बाय द पोएट रोगिट डी एल्जेस्ले। एंड ये फर्स्ट टाइम सिंग किया गया था बाय द वॉलेंटियर्स फ्रॉम मार्सिल्स एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस, विच इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बना दिया गया था। अब जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स थे, ये काफी ज्यादा लॉस भी हुआ था, इससे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी हुई थी पीपल से। ठीक है, 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने पॉलिटिकल राइट्स दिए थे ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। पॉलिटिकल क्लब्स भी बना दिए गए थे, जो भी डिस्कस करना चाहते हैं वो उस पे। तो बेसिकली इस टाइम पे कुछ ना कुछ होता ही रहा था। यहाँ पे एक टाइप का वी कैन से क्लोथिंग भी बताया गया था ऑफ द जैकोबिन्स। जैकोबिन्स क्लब वो लोग होते थे जो कि लॉस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते थे, जैसे शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स, ये सब जैकोबिन क्लब के मांगने जाते थे। जैकोबिन क्लब्स के जो लोग थे वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे एंड सैंड किलोटिस, मतलब विदाउट नी ब्रीचेस, ये सब चीजें पहनने लगते थे। फिर उसके बाद इनका जो लीडर था, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब 1792 में होता क्या है, जैकोबिन्स प्लान करते हैं अ रिवॉल्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ पेरिस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। तो अगस्त 10 में इन्होंने storm किया था द पैलेस ऑफ द Tuileries and massacre the king's guards and held the king himself as a hostage of several hearts। फिर इन्होंने किंग को भी काफी टाइम तक रखा रहा था। एंड लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। इलेक्शंस वर हेल्ड ऑल ओवर। ठीक है, अब इसके बाद जो इलेक्शंस हेल्ड हुए, फिर उसके बाद क्या आता है कि 21 ईयर्स के जो मैन है एंड अबव है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उन सब पर राइट टू वोट है। फिर इसके बाद जो न्यू इलेक्टेड असेंबली जी थी, इसको कन्वेंशन बोला गया था। 1792 में जो मोनार्की सिस्टम था, इसको अबॉलिश कर दिया गया था एंड फ्रांस को एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड जो लुइस 16 थे, जिन्होंने इतने सारे रिवॉल्ट्स करवाए, प्रोटेस्ट करवाए, फाइट्स कराई, वॉर्स कराए, उन सबको डेथ का सेंटेंस कर दिया गया था बाय द कोर्ट। एंड इन पर ट्रेजन का चार्ज भी लगा दिया गया था। उसके साथ ही बाद जो क्वीन थी, मीन्स उनकी वाइफ थी, मैरी एंटोनेट, उनको भी शॉर्ट कर दिया गया था आफ्टर सम टाइम। अब इसके बाद आता है द रेन ऑफ टेरर। अब जो रेन ऑफ टेरर है, ये टाइम पीरियड था फ्रॉम 1793 टू 1794। इसको बोला जाता है रेन ऑफ टेरर एज जो रॉसपेरी था, उन्होंने फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो इन्होंने सीवियर कंट्रोल भी कर रखा था, पनिशमेंट्स भी दे रखी थी लोगों को, मतलब ऐसा होगा तो ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी, ऐसा होगा तो ऐसा। उनके जितने भी एनिमीज थे, एक्स नोबल्स, क्लर्की, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद इट मेथड, उनको वो क्या करते थे, अरेस्ट करते थे एंड उनको इम्प्रिजन कर दिए गए थे। मतलब उनके एनिमीज के साथ साथ उनके खुद के लोग भी अगर उनकी बात नहीं मानते थे, तो वो उनको इम्प्रिजन कर देते, उनको पनिशमेंट दे देते ना।
जो रॉबेस्पायर की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इशू किए न्यू लॉस एंड मैक्सिमम सीलिंग लगा दी ऑन द वेजेस एंड प्राइजेस। एंड जो मीट एंड ब्रेड था उनको रेशन कर दिया, मतलब इजीली लोगों को मिल जाए। अब यहाँ पे अबॉलिशन हो जाती है स्लेवरी की। As the unwillingness of Europeans to go and work in the colonies in the Caribbean, which were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee, created a shortage of labor on the plantations. Now, thus, the slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from their ports to the African coast, where they bought slaves from local chieftains. ठीक है? Now branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for the 3 month long voyage across the Atlantic to the Caribbean. अब होता क्या था? मीन्स इन सब चीजों के लिए इनको, जो वहां के स्लेव्स होते थे, उनको इम्पोर्ट किया जाता था दूसरी जगहों पे काम करने के लिए। एंड वो लोग 3 3 मंथ्स तक भी ट्रेवल करते थे दूसरे पोर्ट पे काम करने के लिए। अब उनका रिवॉल्यूशनरी टाइम स्टार्ट हुआ एंड एवरीडे लाइफ स्टार्ट भी हो गई। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स बुक को प्रिंट कर दिया जाता था। ठीक है, एंड कंट्री साइड में जाता था, फेस्टिव प्रोसेशन स्टार्ट होने लगे एंड डायरेक्टिव रूल ऑफ फ्रांस स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, एंड अब यहाँ पे ये आता है कि एक जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें इट डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विच देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टिव एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 members. द डायरेक्टिव्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु देन sought to dismiss them. अब यहाँ पे आता है नेपोलियन बोनापार्टे। अब राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे कैसा होता है? जैसे जैसे रेन ऑफ टेरर खत्म होता है, वैसे वैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगती है एंड 1804 में नेपोलियन आता है एंड एम्परर बन जाता है फ्रांस का। काफी ज्यादा नेबरिंग कंट्रीज को कॉन्कर्ट कर लेता है एंड वहां पे जाके जो नेपोलियन क्राउन था वो खुद की फैमिली को ही ले लेता है एंड एज अ रोल एज अ मॉडर्नाइजर बन जाता है यूरोप का। जैसे वो काफी अच्छे काम भी करता है, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके काफी सारे लॉज निकालता है एंड क्राउन कर लेता है 1804 में खुद को एज अ एम्परर ऑफ द नेपोलियन, दैट इज फ्रांस। ठीक है, फिर इस टाइम पे होता क्या है, जब वो क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉपर्टी राइट्स उनमें लोगों को मिल दिला है, तो इस वजह से फ्रांस के पीपल काफी ज्यादा खुश थे बाय द नेपोलियन। लेकिन जो नेपोलियन आर्मीज थी वो कुछ ना कुछ एज एन इन्वेडिंग फोर्स हो रही थी, कहाँ पे, इन द कंट्री। फिर इसके बाद ही वॉज फाइनली डिफोटेड एट द वाटरलू इन 1815। तो फाइनली नेपोलियन बोनापार्टे का भी यहाँ पे रूल खत्म हो जाता है। तो लुइस 16 के बाद क्या होता है, जो मोनार्क सिस्टम आया था, मोनार्क सिस्टम में भी रीन ऑफ टेरर जो चला था, जो कि रॉबर्ट स्पिरे गवर्नमेंट ने चलाया था, वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया था। फिर उसके बाद नेपोलियन भी आया था एंड फाइनली वाटरलू में उसको भी डिफीट कर दिया जाता है इन 1815। So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going to like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel, and don't forget to share the video. Also, you can get the PDF of this video on our Telegram channel. The link is given in the description. Thanks for watching the video.